हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ज्ञान अभियान जूनियर के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं देखते हैं। इसमें हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है इसमें हम ज्यादातर कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि इकोसिस्टम एक टर्म है, स्पीशीज एक टर्म है, एंडेमिक स्पीशीज एक टर्म है। ऐसे टर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे और ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अगर कोई मेरे से पूछे कि सबसे आसान चैप्टर कौन सा है पूरे क्लास 8 साइंस में, तो मैं इसी का नाम लेता हूँ। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स काफी आसान चैप्टर है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं क्योंकि सारे जो है टर्म्स हैं इसमें। ठीक है, तो सारे टर्म्स को हम पढ़ेंगे, क्या क्या है देख लो यहाँ पे जो भी मैंने लिखे हैं। और अगर कोई भी चैप्टर आपका छूट रहा है, 6 चैप्टर्स में से कोई सा भी एक चैप्टर छूट रहा है, आपने नहीं पढ़ रखा, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और वीडियोस कैसी लग रही है आपको, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो उसको भी नीचे कमेंट कर देना। तो चलो आज का चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है हमारा डिफॉरेस्टेशन, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन रिफॉरेस्टेशन, वो देखते हैं एक बार फिर से रिविजन। तो डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट ऑन अ लार्ज स्केल फॉर द यूज ऑफ लैंड। जब एक लार्ज स्केल पे जब फॉरेस्ट को कट किया जाता है, ट्रीज को कट किया जाता है, किस लिए? उस लैंड के यूज के लिए, उसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। सब नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर्स। इसके कुछ नेचुरल कॉजेज भी होते हैं, नेचुरली भी डिफॉरेस्टेशन होता है। तो वो होता है फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग जाती है। जब टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है तो जो ग्रास होती है, घास होती है, उसको वो ऑटोमेटिकली फायर कैच कर लेता है, उससे फॉरेस्ट फायर हो जाता है। तो वो एक तरह का क्या है, नेचुरल कॉज है डिफॉरेस्टेशन का। या फिर सॉफ्ट ड्रॉट्स आ जाते हैं, वो क्या होता है, जब पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, तो उससे डिफॉरेस्टेशन नेचुरली होता है। और ह्यूमन के इंटरफेरेंस से तो होता ही है, जब इंडस्ट्रीज जाती है उस लैंड के यूज के लिए, पूरा फॉरेस्ट काट देती है, ऐसा होता है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या फर्क पड़ता है इससे नेचर के ऊपर देखते हैं। डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर। नेचर ने जो बैलेंस बना रखा है उसे डिस्टर्ब करता है। कैसे? एज डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेस, जैसे जैसे डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज होता है, इट ऑल्सो इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। जो अर्थ पे टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होता है और पोल्यूशन लेवल भी इंक्रीज होता है। ये बात हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे कि ये रियलिटी में होता कैसे है। इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर। तो ये जो सारे पॉइंट्स है ना, इन सारे पॉइंट से क्वेश्चन बनता है और ये पूरे सारे पॉइंट्स आपको लिखने को भी आ सकते हैं, तो अपने नोट्स में इसको नोट डाउन कर लेना। थर्ड है ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट्स लोअर। जो ग्राउंड लेवल में जो वाटर होता है ना, जैसे कि जो ग्राउंड होती है हमारी, जो जमीन होती है, उसके अंदर जब हम कुआं खोदते हैं या छेद करते हैं, तो एक पॉइंट आता है कुछ गहराई के बाद, वहां पे हमें पानी मिल जाता है। तो पुराने टाइम में जब काफी ज्यादा फॉरेस्ट थे, काफी ज्यादा ट्रीज थे, तब कुएं खोदने भी आसान होते थे। लोग 10-12 लोग मिलके एक वेल को खोद लेते थे। लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है, तो ग्राउंड में जो वाटर लेवल होता है वो और नीचे जा रहा है, मतलब पानी और गहराई में जा रहा है। तो अब हमें कुछ मशीन्स की जरूरत पड़ती है, बोरिंग करानी पड़ती है। तो धीरे धीरे डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या है, ग्राउंड वाटर लेवल है वो नीचे जा रहा है। फोर्थ है हमारा, देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज सच एज फ्लड्स एंड ड्रॉट। जो नेचुरल कैलामिटीज होती हैं जैसे फ्लड्स, और जैसे हो गया हमारा सॉइल इरोजन, और जैसे हो गया हमारा लैंडस्लाइड, ये सब के जो चांसेस हैं ये काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि देखो यार, जितने ज्यादा फॉरेस्ट रहेंगे उतने ज्यादा ट्रीज होंगे, सिंपल बात है। फॉरेस्ट है मतलब ट्रीज हैं, और उन सब के रूट्स होते हैं, तो उन सब के जो रूट्स होते हैं ना, वो जो सॉइल को पकड़ के रखते हैं टाइटली। उस कारण से क्या होता है, कई बार जो लैंडस्लाइड होता है वो नहीं होता है। तो जो माउंटेन एरिया होता है वहां पे इंपॉर्टेंट होता है कि वहां काफी सारे ट्रीज हों, जिससे कि लैंडस्लाइड का जो चांस है वो कम हो। लेकिन डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो ये सब भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे नोट कर लेना लैंडस्लाइड। इफ डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यूज, रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल विल डिक्रीज। अगर डिफॉरेस्टेशन और ज्यादा होता रहे, कंटिन्यू रहे, तो रेनफॉल जो है, क्योंकि बैलेंस इन नेचर को ये डिस्टर्ब कर रहा है, तो इससे कई सारी चीजें अफेक्ट होगी। वैसे ही रेनफॉल भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट होती है। रेनफॉल और जो सॉइल में फर्टिलिटी होती है, सॉइल फर्टिलिटी, वो भी कम होगी। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था सॉइल फर्टिलिटी क्या होता है, कैसे इंक्रीज कैसे डिक्रीज होता है, तो वहां से है ये।
तो हमने डिफॉरेस्टेशन खत्म कर लिया। आपको डिफॉरेस्टेशन का ये डेफिनेशन भी याद रखना है, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, और ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस तो आपके एकदम मतलब जुबान पे होने चाहिए बिल्कुल। ऐसे आपसे कोई पूछे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ, ये सारे पॉइंट आपको बता देने। अब देखते हैं हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारा ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ से 100% एक ना एक क्वेश्चन जरूर पेपर में आता है। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर फोटोसिंथेसिस। ये पूरी एक स्टोरी है जो आपको समझनी पड़ेगी। सबसे पहला क्या है, प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। पता है प्लांट्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड का नीड होता है। तो एटमॉस्फेयर से प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ ट्रीज विल डिक्रीज ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, अगर डिफॉरेस्टेशन के कारण नंबर ऑफ ट्रीज डिक्रीज हो जाए तो जो CO2 का, जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है एटमॉस्फेयर में, वो बढ़ जाएगा। क्योंकि CO2 को तो प्लांट्स यूज कर रहे थे, प्लांट्स कम हो गए तो CO2 बढ़ जाएगा। दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। तो इससे क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट होगा। वो कैसे, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, वो हीट को ना ट्रैप कर लेता है। जो सन से जो हीट रेज आती हैं और उससे जो हीट पैदा होती है, जो गर्मी पैदा होती है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप कर लेता है अपने अंदर ना, मतलब गर्मी सोख लेता है। और उस कारण से क्या होता है कि जो अर्थ पे जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। और इससे एक और चीज होती है कि जो वाटर साइकिल है, मतलब जो रेनफॉल का जो साइकिल होता है, वो भी अफेक्ट होता है, और इस कारण से जो रेनफॉल है वो भी डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे हमने समझा कि प्लांट्स के कम होने से अर्थ का टेम्परेचर कैसे इंक्रीज होता है। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं, फ्यूअर ट्रीज रिजल्ट इन सॉइल इरोजन। मैंने आपको बता दिया कि सॉइल इरोजन भी होता है, लैंडस्लाइड होता है। रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल एक्सपोजेस द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स। अच्छा, अब ये दिखा रहा है कि सॉइल लेस फर्टाइल कैसे होता है। यहाँ पे हमने देखा था कि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीजेस। तो कैसे होता है, तो द सॉइल हैज लेस ह्यूमस एंड इज लेस फर्टाइल। तो जब जो सॉइल की जो टॉप लेयर है वो एक्सपोज हो जाती है, हट जाती है, तो हार्ड और रॉकी लेयर सामने आ जाती है, जिसमें कि जो ह्यूमस होता है वो भी कम होता है और जो फर्टिलिटी रेट होता है वो भी काफी ज्यादा कम होता है। उसमें हमारी जो क्रॉप्स है वो ढंग से ग्रो नहीं हो पाते। जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल होती है उसी में सारे जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं प्रेजेंट। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। और धीरे धीरे जब टॉप सॉइल इरोड होने लगती है, एक्सपोज होने लगती है, तो उस कारण से जो पूरा जो लैंड है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज डीसर्टिफिकेशन। तो यहाँ पे हमने एक टर्म पढ़ा डीसर्टिफिकेशन, और इस टर्म से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस पूरे चैप्टर में टर्म्स ही टर्म्स है। जैसे हमने यहाँ ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा, ये एक टर्म नहीं था, और जैसे कि ये डिसर्टिफिकेशन एक टर्म है, आगे देखो कितने सारे टर्म्स आते हैं। ये देखो, अब है हमारा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, डिफॉरेस्टेशन पढ़ा, प्लांट्स का कंजर्वेशन। उसके बाद हमने ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा जो कि डिफॉरेस्टेशन से एक कॉज था। अब हम पढ़ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन कैसे किया जाता है। तो टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फौना इन देयर हैबिटेट्स, प्रोटेक्टेड एरियाज आर कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो अगर हम फॉरेस्ट को ऐसे ही खुला छोड़ दें तो धीरे धीरे वहां पे लोग जाके पेड़ काटेंगे ही, इंडस्ट्रीज, वहां कंपनीज जाएंगे ही लैंड के लिए। तो क्या करते हैं कि जो हमारा जो गवर्नमेंट है उन्होंने कई सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व्स बना लिए हैं। वो क्या होते हैं, एक फिक्स लैंड होती है, एक फिक्स जमीन होती है, जहां पे कई सारी चीजें ना प्रोहिबिट की जाती है, जैसे कि प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग और हंटिंग, पोचिंग, ये सब जो है ना वहां पे रोका जाता है, वहां पे ना प्रोहिबिट किया जाता है कि लोग वहां पे ऐसा ना कर सकें, और वहां पे जाने के लिए भी परमिशन ली जाती है। तो देखते हैं क्या है ये, ढंग से समझते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक बहुत बड़ा एरिया होता है जहां पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है किसी भी बाहर के डिस्टर्बेंस से। उन्हें बिल्कुल एक फॉरेस्ट वाला फील वहां पे दिया जाता है। उसी टाइप से नेशनल पार्क्स होते हैं, यहाँ पे एरियाज फुल वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनके लिए होता है नेशनल पार्क, वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। वहां पे बिल्कुल नेचुरली उनको, मतलब नेचुरली सब कुछ वहां पे ना बिल्कुल नेचुरल होता है। जैसे नेचुरल लेक्स वहां पे बनाए जाते हैं, मतलब आर्टिफिशियल लेक्स वहां पे बनाए जाते हैं, वैसे ही फॉरेस्ट वहां पे डेवलप किया जाता है, जिस कारण से कि वहां पे जो वाइल्ड लाइफ जो हमारा है, टाइगर्स हैं, लॉयंस हैं,
जितने भी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं वो सारे फ्री रहें उस हैबिटेट को यूज करने के लिए, और बाहर के जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है उनसे भी उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे कि वहां पे प्लांटेशन नहीं कर सकते, कोई हंटिंग नहीं कर सकते, वहां पोचिंग नहीं कर सकते वहां, ठीक है, ऐसे किया जाता है। थर्ड है हमारा जो एलिफेंट्स है, उनके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एलिफेंट के जो टस्क होते हैं उसके लिए काफी ज्यादा उन्हें किल किया जाता है, तो उन्हें ऐसे ही बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स में उन्हें रखा जाता है प्रोटेक्शन के लिए। बायोस्फीयर रिजर्व्स large areas of protected land for conservation of wildlife, plant and animal resources। जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होता है उसमें हम तीनों चीज कंजर्व करते हैं, वाइल्ड लाइफ एनिमल प्लांट, वाइल्ड लाइफ प्लांट और एनिमल, तीनों चीज हम कंजर्व करते हैं। रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया, और अगर उस एरिया में कोई ट्रेडिशनल ट्राइब रह रहा है तो उसे भी हम बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर प्रोटेक्ट करते हैं। ये तीनों जो है इंपॉर्टेंट है ही। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, नेशनल पार्क क्या होता है, ये आप गूगल पे लिखोगे तो आपको कई सारे जो नाम है, फेमस नाम है, अलग अलग स्टेट में होते हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब है हमारा एंडेमिक स्पीशीज। ये एक टर्म है, एंडेमिक स्पीशीज क्या होता है। एंडेमिक स्पीशीज आर दोज स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन पर्टिकुलर एरिया। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो यहाँ पे भी कुछ स्पीशीज होती हैं, कुछ जो कि वहीं उतने ही इलाके में सीमित होती है। मैं आपको समझाता हूँ ढंग से कि कुछ जो स्पीशीज वो प्लांट्स या एनिमल्स की स्पीशीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिले, एक पर्टिकुलर कंट्री में ही मिले, एक पर्टिकुलर स्टेट में ही मिले, वो एंडेमिक स्पीशीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ जैसे कि एक फ्लाइंग स्क्विरल मिलती है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में मिलती है। इंडियन जायंट स्क्विरल जो है, जो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, इंडियन जायंट स्क्विरल, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया है, ये सिर्फ इंडिया में मिल सकती है, इंडिया के किसी एक पर्टिकुलर एरिया में मिल सकती है, तो ये एक तरह की क्या एंडेमिक स्पीशीज है। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स, वो उस पर्टिकुलर एरिया के अलावा और कहीं बाहर नहीं मिल सकती। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट में बी एंडेमिक टू अ जोन, अ स्टेट और अ कंट्री। तो ऐसे एनिमल्स एक पर्टिकुलर जोन के लिए एंडेमिक होते हैं, स्टेट के लिए होते हैं या कंट्री के लिए होते हैं। तो वैसे ही साल एंड वाइल्ड मैंगो, जैसे कि यहाँ एनिमल्स होते हैं वैसे प्लांट्स भी होते हैं। जैसे साल हो गया, वाइल्ड मैंगो हो गया, ये दो एग्जाम्पल हैं एंडेमिक फ्लोरा के। और एंडेमिक फ्लोरा है मतलब ये किसी जोन का होगा, वो जोन कौन सा है, इस जोन का है। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे दिखा हुआ है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पे ये दोनों जो है एंडेमिक स्पीशीज है, मतलब इसके अलावा ये दोनों चीजें कहीं और नहीं मिलेंगी। वैसे ही बाइसन है, इंडियन जायंट स्क्विरल है, फ्लाइंग स्क्विरल है, आर एंडेमिक फौना ऑफ दिस एरिया, ठीक है। इसी बायोस्फीयर रिजर्व के बाइसन और इंडियन जायंट स्क्विरल और फ्लाइंग स्क्विरल एंडेमिक है, ठीक है। थर्ड हम देखते हैं एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल एंड they might face extinction is known as endangered animals। endangered animals क्या होते हैं, वो एनिमल्स जिनका नंबर बहुत ज्यादा तेजी से कम हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है, और वो एक्सटिंक्शन को फेस कर सकते हैं। एक्सटिंक्शन क्या होता है, अगर उस स्पीशीज के सारे एनिमल्स खत्म हो जाएं, अगर उस स्पीशीज के सारे एनिमल्स अर्थ पे से खत्म हो जाएं तो वो एंडेंजर्ड स्पीशीज हो जाए, तो वो एक्सटिंक्ट स्पीशीज हो जाते हैं। तो जो एनिमल्स एक्सटिंक्ट होने वाले हैं लेकिन वो थोड़े बचे हैं अभी अर्थ पे, अगर उन्हें प्रोटेक्ट ना किया जाए तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, लेकिन वो थोड़े बचे हैं तो उन्हें एंडेंजर्ड स्पीशीज के कैटेगरी में रखा जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई थी, ये जो डोडो बर्ड है, ये कई सालों पहले ये जो था, ये एक तरह का एंडेंजर्ड स्पीशीज था, लेकिन इसको ढंग से प्रोटेक्शन नहीं मिल पाई, उस कारण से अर्थ में जितने भी डोडो बर्ड थे वो सारे खत्म हो गए और ये अब एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज में आ गया है। तो वैसे ही हमने जाना कि एंडेंजर्ड क्या होता है, जो कि अभी कुछ बचे हैं लेकिन उन्हें प्रोटेक्शन ना दी जाए तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। वैसे यहाँ पे हम देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट टाइगर्स इन कंट्री। जो हमारी इंडिया, जो हमारी कंट्री है, वहां पे जो टाइगर्स का नंबर है वो काफी ज्यादा कम हो रहा था, तो इसलिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट was to ensure the survival and maintenance of the tiger population in the country। इस प्रोजेक्ट का जो एम था, काम क्या था इस प्रोजेक्ट का जो काम था वो था कि जो टाइगर की जो पॉपुलेशन है कंट्री में उसको बढ़ाना और उसको मेंटेन करना। तो ऐसे प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट लॉयन है, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स बीच बीच में गवर्नमेंट लॉन्च करती है।
द सतपुरा टाइगर रिजर्व, देखो सतपुरा टाइगर रिजर्व, ये मतलब जो पूरा सतपुरा का जो एक रिजर्व बनाया गया ये सिर्फ टाइगर्स के लिए, is unique in the sense that a significant increase in the population of tiger has been seen there। जब यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ, सतपुरा टाइगर रिजर्व काफी इंपॉर्टेंट नाम है, ये ना डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कहाँ पे हुआ था, तो सतपुरा टाइगर रिजर्व में हुआ था। और जब यहाँ पे लॉन्च हुआ तो काफी ज्यादा एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज टाइगर के पॉपुलेशन में देखा गया। ठीक है, अब देखते हैं और कुछ 3 टर्म्स आ गए हमारे, पूरे टर्म्स हैं इस चैप्टर में। तो अब है हमारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? एन इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एरिया along with नॉन कंपोनेंट सच एज केमिकल, सॉइल, रिवर्स एंड डेल्टास। तो इकोसिस्टम क्या होता है? एक सिस्टम होता है जिसमें क्या होते हैं, सारे प्लांट्स, सारे एनिमल्स, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट जिन्हें अबायोटिक कंपोनेंट भी कहते हैं, जैसे कि वहां का क्लाइमेट, सॉइल, रिवर्स, डेल्टा एक्सेट्रा, इन सबको मिला के हम इकोसिस्टम कहते हैं। और ये एक पर्टिकुलर एरिया का होता है। जब हम रेफर करते हैं इकोसिस्टम तो हम एरिया भी बताते हैं, इस एरिया का इकोसिस्टम। ठीक है, तो उसमें क्या क्या हो जाएगा, वहां के सारे प्लांट्स, वहां के सारे एनिमल्स, वहां के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वहां का कैसा क्लाइमेट है, कैसा सॉइल है, कैसा रिवर डेल्टा है, वो सब आ जाएगा इकोसिस्टम में। डायरेक्ट डेफिनेशन है, याद रखनी है। अब है हमारा रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक क्या होता है? रेड डेटा बुक इज अ सोर्स बुक विच कीप्स ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीशीज, एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। रेड डेटा बुक इज मेंटेन्ड इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो रेड डेटा बुक है वो जितने भी एंडेंजर्ड एनिमल्स है और प्लांट्स है उनका एक रिकॉर्ड रखता है, जिससे कि हर कंट्री को पता चले कि कौन सी स्पीशीज है जिन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है और कौन सी स्पीशीज है जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो ऐसा एक रेड डेटा बुक है जो एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन द्वारा मेंटेन किया जाता है। हर कंट्री के पास अपना भी एक रेड डेटा बुक होता है, जैसे कि आप गूगल पे सर्च करोगे रेड डेटा बुक ऑफ इंडिया तो उसमें इंडिया की रेड डेटा बुक आ जाएगी। तो उससे आपको पता चलेगा, आप खरीद भी सकते हो, उससे आपको पता चलेगा कि कितने सारे एंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स हैं। थर्ड है हमारा माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस। जो स्पीशीज होते, जैसे जो एनिमल्स होते हैं या जो एनिमल्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, वो कई बार क्या होता है कि एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में ही रह सकते हैं, एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में ही सरवाइव कर सकते हैं। तो वैसे ही कुछ बर्ड्स होती हैं जो कि माइग्रेशन करती हैं एक जगह से दूसरे जगह पर, एक कंट्री से दूसरे जगह पे, बहुत लार्ज डिस्टेंस पे भी माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रेवल करती हैं। एक पर्टिकुलर टाइम में ही ट्रेवल करती हैं क्योंकि वहां पे उस टाइम पे क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं। कई सारे बर्ड्स होते हैं जो कि एक कंट्री में रहती है, लेकिन जब उस कंट्री में जब गर्मी का मौसम आता है तो वो माइग्रेट करती है और दूसरी जगह पे जाती है जहां पे उनका फेवरेबल क्लाइमेट हो, तो वो होती है माइग्रेटरी बर्ड्स। दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स एज वेदर in their natural habitat and becomes very cold and inhospitable। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जिस कंट्री में वो रह रही है बहुत ज्यादा ठंडी हो गई तो वो किसी नॉर्मल गर्म जगह पे भी जाती हैं एग ले करने के लिए और अपने सर्वाइवल के लिए। बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स। तो जो बर्ड्स काफी ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं उन्हें माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। तो इसी के साथ होता है हमारा चैप्टर खत्म। यहाँ पे जो ये चैप्टर था पूरा टर्म से भरा हुआ था, आपको सारे टर्म्स याद रखने हैं। जो मेन क्वेश्चन होते हैं वो मैंने आपको बता दिया कहाँ से आते हैं। और इस चैप्टर की जो एनसीईआरटी है वो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें कई सारे ना बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व सबके नाम लिखे हुए हैं जिसको कि इनडायरेक्टली स्कूल क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वो आपको एक बार एनसीईआरटी जो है ना, सारे जो जितने नाम है ना उन सबको हाईलाइट करना है। और सब तो मैंने अपने इस लेक्चर में कवर कर ही दिया। तो कमेंट कर देना लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया नहीं आया। और इसी के साथ करते हैं हमारा चैप्टर खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।